नरेश कुमार, संगम एकेडमी। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। और इसके संदर्भ में मैंने बताया था कि मनुष्य की कार्यकी जो होती है ह्यूमन फिजियोलॉजी मुख्यतः 3 होती है। नंबर 1 डाइजेशन, दूसरा रिस्पायरेशन और तीसरा एक्सक्रिएशन। उसी के अंतर्गत सीक्वेंस में एक एक करके पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। और मनुष्य का पाचन तंत्र यानी तंत्र यही पूरा तंत्र होता है। यहाँ से रेड जो देख रहे हैं वही पूरा मनुष्य का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट की एक्सप्लेन कर लेते हैं। तंत्र, किसी भी सिस्टम को कार्य करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता होती है और जो सिस्टम जिस अंग के लिए कार्य करता है उसी का नाम दे दिया जाता है। और इसमें है पाचन तंत्र, यानी मनुष्य में भोजन को पचाने में जिन अंगों की भूमिका होती है वह सब आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं और इसी तंत्र को पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं। और मनुष्य के पाचन तंत्र में मुख्य अंग निम्नलिखित होते हैं, जिसमें से मुख गुहा, यह पूरा पार्ट होता है मुख गुहा, और बी जो होता है ग्रसनी, फायरिक्स। इतना जो ब्लू आप देख रहे हैं यह ग्रसनी होता है। और तीसरा ग्रास नली, यानी ग्रसनी के बाद से जो यहाँ तक की संरचना होती है यह ग्रास नली होती है। इसके बाद से अगली जो संरचना होती है वह आमाशय होता है। आमाशय के बाद से आंत होती है। आंत जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और आंत यहाँ से लेके ब्लू जो सी के आकार की संरचना देख रहे हैं पूरा छोटी आंत होती है, जो कुंडलित होती है वो बड़ी आंत होती है। और यह मनुष्य के पाचन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सहायक अंग होते हैं, जिसमें से अलग अलग पढ़ेंगे। दांत होता है, जिह्वा होती है, लार ग्रंथियां होती है, अग्नाशय या पैंक्रियास होता है। तो यह पाचन के मुख्य भाग होते हैं। और इसी के बाद से हम पढ़ेंगे एक एक बिंदुओं को देखते हुए। चलिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा। या पाचन, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय और आंत। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट्स आता है पाचन की परिभाषा। पाचन की परिभाषा, पाचन की परिभाषा, डेफिनेशन, इंडाइजेशन। और इसमें मनुष्य में भोजन को ग्रहण करने, मुख में ग्रहण करने के बाद दांत के द्वारा छोटे छोटे अंगों में तोड़ा जाता है और अंत में क्या होता है, इसी छोटी आंत में डाइजेस्ट हो जाता है। यानी मनुष्य, अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि मनुष्य जब मुंह गुहा में भोजन को ग्रहण करता है और लास्ट में इंटेस्टाइन के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर देता है, इसी प्रक्रिया को पाचन की परिभाषा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में संक्षिप्त रूप से आप कह सकते हैं कि भोजन के अघुलनशील अणुओं को, अघुलनशील का अभिप्राय होता है कि जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, जो फूड मटेरियल वो ग्रहण करते हैं, उसे अघुलनशील अणुओं को घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और इसके संदर्भ में 2 पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, इसको भी बताएंगे। और दूसरा, भोजन का पाचन पूर्ण रूप से कहा होता है इसी छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। और इस मनुष्य के पाचन में निम्नलिखित अंग होते हैं। सबसे पहले होते हैं मुख गुहा। सबसे पहला जो ये ऑर्गन्स होता है मुख गुहा होता है। मुख गुहा, इसको बकल कैविटी कहते हैं, कैविटी। और मनुष्य जब भोजन को ग्रहण करता है तो इसी मुख गुहा में ग्रहण करता है। और भोजन को ग्रहण करने के बाद दांत, टीथ, दांत, दूसरा ग्रसनी, दूसरा लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां। और तीसरा जो होता है जिह्वा होती है, टंग होता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन का पाचन यहाँ मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यदि पाचन भोजन की बात करेंगे तो भोजन में फूड मटेरियल होता है, उसमें विटामिन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, खनिज तत्व होता है और जल होता है। इनकी चर्चा हम आगे करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इन सब सारे बिंदुओं की फूड मटेरियल की चर्चा करेंगे। तो यह सहायक संरचनाएं होती हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। और इसके पचाने में निम्नलिखित सहायक अंग होते हैं। और इसमें से पहला पॉइंट देखिएगा, दांत। जो पहली संरचना होती है मुख गुहा में, दांत होता है, दांत। इसे दंत भी कहते हैं, टीथ।
टीथ। और इसी दांत का अध्ययन दंत विज्ञान या ऑडेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। दंत विज्ञान या ऑडेंटोलॉजी, दंत विज्ञान या ऑडेंटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ऑडेंटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। और इस प्रकार से मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो होती है 32 होती है। वयस्क में 32 होती है, बच्चों में 20 होती है। तो इन दांतों की स्ट्रक्चर कैसे होता है? 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहला होता है कृदंतक होता है, कृदंतक होता है। और दूसरा होता है रदनक होता है, रदनक। तीसरा जो होता है केनाइन, अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक होता है। और चौथा जो होता है चवर्णक, चवर्णक। इसको इंग्लिश में मोलर, प्रीमोलर, प्रीमोलर और यह केनाइन होता है, केनाइन, इंसीजर, इंसीजर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए 4 प्रकार के दांत मनुष्य के जबड़े पर पाए जाते हैं, जबड़े की हड्डियों पर पाए जाते हैं। और ध्यान दीजिए कि ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े का स्ट्रक्चर सेम होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि यह मनुष्य का कोई भी जबड़ा, चाहे अपर जाल ले लीजिए चाहे लोअर जाल ले लीजिए। और इसमें ध्यान दीजिएगा आगे के जो दोनों दांत होते हैं, आगे के जो दोनों दांत होते हैं वह इंसीजर होते हैं। आगे के जो दोनों दांत होते हैं वह इंसीजर होते हैं और इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, या इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसी के बगल में नुकीले दांत पाए जाते हैं, इसी के बगल में नुकीले ऐसे दांत पाए जाते हैं। और इन्हीं दांतों को रत्नक या केनाइन कहते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद जो तीसरा जो दांत होता है वह क्या होता है? अग्रचवर्णक होता है, प्रीमोलर होता है। इनकी संख्या 2 होती है। और इसी के पास से मोलर दांत होते हैं, इसी के पास से मोलर दांत होते हैं, सभी दांतों में सबसे स्ट्रांग होते हैं। और इनकी संख्या 3 होती है, इनकी संख्या 3 होती है। और ये सबसे अंत में निकलने वाले दांत होते हैं। तो इसको मोलर के नाम से जानते हैं, यम से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस प्रकार से इनके कार्य देखिएगा, इस प्रकार से इनके कार्य, इंसीजर का मुख्य कार्य होता है भोजन को काटने के लिए। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटने के लिए, भोजन को काटने के लिए होता है। और यह केनाइन जो होता है यह भोजन को चीरने एवं फाड़ने के लिए होता है। यह मांसाहारी जंतुओं के प्रतीक होते हैं। और इसी के बाद से अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों का मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और इसके बाद से इस प्रकार से यही कार्य ऊपरी जबड़े में भी होता है। और इनके संदर्भ में इनके कार्य एक बार फिर से देख लीजिए। जो इंसीजर का मुख्य कार्य होता है यह भोजन को काटने के लिए होता है, शाकाहारी जंतुओं में सबसे डेवलप होता है। केनाइन जो होता है यह मांसाहारी जंतुओं में सबसे डेवलप होता है। और इसी के कारण यह क्या होते हैं, यह भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करते हैं। इन दोनों का जो कार्य आप देख रहे हैं यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और दांतों के निकलने के आधार पर मनुष्य के जीवन काल में 2 प्रकार के दांत निकलते हैं। पहला जो होते हैं दुग्ध दंत होते हैं और दूसरा अस्थाई दंत होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होते हैं दुग्ध दंत होते हैं, पहला दुग्ध दंत, दुग्ध दंत। और इसे मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ। और इनकी संख्या 20 होती है, इनकी संख्या 20 होती है। और इसमें इंसीजर केनाइन और मोलर उपस्थित होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं, इसीलिए इनकी संख्या इसमें प्रीमोलर नहीं होते हैं। और दूसरा जो होते हैं अस्थाई दांत, इनको डेंटल फार्मूला के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा जो होते हैं अस्थाई दंत होते हैं, अस्थाई दंत, इसे परमानेंट टीथ कहते हैं, नेंट टीथ कहते हैं। और यह दुग्ध दांत के टूट जाने के बाद, दुग्ध दांत के टूट जाने के बाद अस्थाई दांत निकलते हैं।
और इनकी जो संख्या होती है वह मनुष्य में 32 होती है। और इन दांतों को डेंटल फार्मूला के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जितने दांत टूटते हैं उतने ही दांत निकलते हैं। जैसे आगे 2 इंसाइजर हुआ, यह केनाइन हो गया, और इसी के बाद से यह केनाइन, इसके बाद से यह प्रीमोलर हो गया, और इसी के बाद से लास्ट में जो निकलते हैं मोलर दंत होते हैं, जो सबसे अंत में निकलते हैं। और इसी के कारण इस मोलर दंत को विजडम टीथ कहते हैं। और इन दांतों को डेंटल फार्मूला या दंत सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और यह डेंटल फार्मूला होता क्या है? डेंटल फार्मूला। और इन दांतों को दंत सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि डेंटल फार्मूला कैसे लिखते हैं। इंसीजर, उसके बाद से केनाइन, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। चूंकि आगे के जो 2 दांत होते हैं, 2 होते, 2 ऊपर होते हैं, केनाइन 1-1 होता है और यह 2 होता है यह। और इसमें मोलर की संख्या क्या होती है? 3 होती है। चूंकि 2 जबड़े होने के कारण इसको 2 से गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 2 से गुणा कर देते हैं। और गुणा में इसको कैलकुलेशन, मैथ के अनुसार कैलकुलेशन नहीं करते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली सभी राशियों को जोड़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग है। 2 ऊपर वाली सभी राशियों को जोड़ लेते हैं। संख्या कितनी हो गई? 3, 5, 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। नीचे 8 हो गया। लास्ट में 2 से गुणा करते हैं। और इस गुणा का अभिप्राय होता है कि ऊपर भी गुणा कर देते हैं और नीचे भी गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से संख्या क्या होती है? 16 और 16 होती है। इसी संख्या को 16 + 16 को जोड़ देते हैं। संख्या कितनी हो जाती है? 32। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कैंसिल नहीं करना होता। यदि कैंसिल करना होता तो यहीं से काट के इसको 0 कर दिया जाता है। इसलिए मनुष्य में संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इसके बाद से 32 होने के बाद से यदि आपसे इन केस कभी क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाए, इंसाइजर की संख्या कितनी होती है, केनाइन की संख्या कितनी होती है, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, मोलर की संख्या कितनी होती है, तो इसको करना कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये तो टोटल हमने निकाल दिया था। जब अलग अलग पूछे तो अलग अलग ऐसे कॉलम बना लीजिएगा। और अलग अलग कॉलम बनाने के लिए, अलग अलग दांतों की गणना करने के लिए ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 और 2 से वही प्रोसेस करेंगे। ऊपर भी गुणा हो जाएगा और नीचे भी गुणा हो जाएगा। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 4 हो जाएगी। और यह टोटल जोड़ देंगे, 4 + 4, यह संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से यह संख्या 1 और 1 से गुणा कर देंगे तो यह संख्या 2 और 2 हो जाएगी। इसी 2 और 2 को जोड़ लेंगे, यह संख्या 4 हो जाएगी। इस प्रकार से इसको देखिएगा, 2 और 2, इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 4 और 4 हो जाएगी। 4 + 4, यह संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से मोलर, तो 3 और 3 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 6, इसी 6 और 6 को जोड़ लेते हैं, संख्या कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा कि इंसीजर की संख्या मनुष्य में 8 होती है, केनाइन की संख्या 4 होती है, प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और मोलर की संख्या 12 होती है। यदि आप टोटल इसको जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12, 8 × 20 = 12, 32। इस प्रकार से 32 दांत मनुष्य के मुंह गुहा में, वयस्क मनुष्य में पाए जाते हैं। अब इसके बाद से एक पॉइंट्स आता है कि एक शब्द आता है कि डायस्टीमा। कहीं कहीं आप किताबों में पढ़े होंगे कि, या नहीं जानते हो तो मैं बता दे रहा हूँ, डायस्टीमा किससे कहते हैं। तो डायस्टीमा का अभिप्राय होता है, ध्यान दीजिएगा, कि यह जो इंसीजर डायस्टीमा के बीच किसे कहते हैं? डायस्टीमा। डायस्टीमा यह एक दांतों का प्रकार होता है। और डायस्टीमा किस में कहाँ पाया जाता है? यह क्या होता है? प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर और यह इंसीजर होता है। इसी के बीच में, प्रीमोलर और इंसीजर के बीच में गड्ढा पाया जाता है और उसी को क्या कहते हैं? डायस्टीमा कहते हैं। और डायस्टीमा है क्या? डायस्टीमा एक प्रकार से दांतों का प्रकार होता है। इसको कैसे लिखते हैं? इंसीजर हो गया, उसके बाद से केनाइन एब्सेंट होता है और इसी के बाद से पीएम होता है। और तो इसी के बीच का जो गैपिंग स्थान होता है, इसी को डायस्टीमा कहते हैं। अब इसी के बाद से, इसी मुख गुहा में दूसरी जो संरचना होती है, लार ग्रंथियां।
दूसरी संरचना क्या होती है? लार ग्रंथियां। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि लार ग्रंथियां, मनुष्य के मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं और इन लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है, दूसरी जो सहायक संरचना होती है वह लार ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। इसको सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड। और मनुष्य के मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं सबसे, और इसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। इसको फिगर के द्वारा ध्यान से देख लीजिएगा कि फिगर ऐसी संरचना होती है, यह ऐसे मनुष्य का मुख गुहा होता है और यही एक प्रकार की संरचना होती है, यह मुख गुहा होती है। और ध्यान दीजिएगा इतने भाग को मुख गुहा के नाम से जानते हैं, इतने भाग को मुख गुहा के नाम से जानते हैं। और इसी में एक संरचना होती है ईयर, जिसे आप EAR, तो इसी के बीच में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। यहाँ पे ग्रंथि होती है, ध्यान दीजिएगा, इस जो रेड आप देख रहे हैं यह क्या होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है। और इसी के बाद से ऊपर जो पाया जाता है यह सबलिंगुअल होती है, दूसरी पहली जो ग्रंथि होती है सबलिंगुअल ग्लैंड होती है। और इसी के बाद से क्या होती है? इसके नीचे फर्श पे पाई जाती है, मुख गुहा के फर्श पे पाई जाती है सबमैंडिबुलर, दूसरी जो होती है मैंडिबुलर, यह केवल मनुष्य में पाई जाती है, अन्य प्राणियों के संदर्भ में मैक्सिलरी हो जाती है। और तीसरी जो होती है पैरोटिड ग्रंथि होती है। तो इन सभी ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है लार का श्रावण करना, लार या स्लेवा का श्रावण करना होता है। और यह जो स्लेवा होता है तो इसका मुख्य कार्य होता है कि मुख गुहा को नम बनाए रखना। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य होते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा लार का कार्य, तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8 अम्लीय होता है। इसमें जल की जो प्रतिशत मात्रा होती है, जल का जो परसेंटेज होता है 99.5% होता है, इसमें जल होता है तथा शेष 0.5% पोटेशियम आयन व क्लोराइड आयन के लवण होते हैं। और इसी लार में ये सभी बिंदु आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीएच 6.8 होता है और इसमें जल होता है 99.5% होता है तथा इसमें जो अदर्स होते हैं 0.5% पोटेशियम आयंस होते हैं और क्लोराइड आयन होते हैं। और इसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। और इस लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक होते हैं टाइलिन एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स। और इस एंजाइम्स का जो मुख्य कार्य होता है, टाइलिन एंजाइम का जो मुख्य कार्य होता है, यह लार की मंड, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह लार की जो मंड होती है, लार की मंड होती है, इसे स्टार्च कहते हैं। और इसी मंड को किस में परिवर्तित कर देता है? माल्टोस में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण क्या होता है? भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यही टाइलिन एंजाइम होता है, एंजाइम्स। और इसी के कारण एक क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और यह टाइलिन एंजाइम होता है, कुछ जंतुओं को छोड़ दिया जाए तो ये सभी जंतुओं में पाया जाता है।
और इसी के बाद से दूसरा जो एंजाइम होता है, टाइलिन के बाद से जो दूसरा एंजाइम्स होता है वह क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। ध्यान दीजिएगा, टाइलिन के बाद से जो दूसरा एंजाइम्स होता है उसका वह लाइसोजाइम एंजाइम्स होता है। दूसरा एंजाइम्स होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स एंजाइम्स होता है, जाइम्स एंजाइम्स एंजाइम्स। और इस लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य कार्य होता है, लाइसोजाइम्स एंजाइम्स का मुख्य कार्य होता है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। इस टाइलिन एंजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। और यह जो जिसके कारण यह जीवाणु जो होते हैं मुंह गुहा में लार के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है। इसके बहुत सारे आगे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे। तो बस अभी तक इतना जानिए कि इस लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। लेकिन इसका उपस्थिति पूछ लिया जाए कि इस लाइसोजाइम की उपस्थिति शरीर में कहाँ कहाँ पे होती है, तो इसकी उपस्थिति दो जगह पे होती है। एक तो आपने लार मैंने बता दिया, लार सलेवा, और दूसरा जो होते हैं आंसू होते हैं। दूसरा आंसू, आंसू इसे टीयर्स कहते हैं। तो यह जो लाइसोजाइम होते हैं यह लार व आंसू दोनों में पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आई आप पढ़ेंगे मनुष्य की जो आँख की जो संरचना होती है, जो आई स्ट्रक्चर्स होता है, उसमें आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसी के कारण आप एक कॉमन एक्सपेरिमेंट या अपने बहुत सारे दैनिक जीवन में देखे होंगे कि जब भी कोई बैक्टीरिया पड़ता है तो वह क्या होता है, आँख में जाने के बाद वह क्या होता है, वह उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ होता है अर्थात कार्य नहीं कर पाता है। जिसके कारण आँख में कई प्रकार की लेयर होती है, स्केलेटिक होती है, कोराकॉइड होता है, रेटिना होती है, अन्य बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं जो उसको नष्ट नहीं कर पाती है। जो भी इंसेक्ट प्रवेश करता है उसको नष्ट नहीं कर पाता है। और यही जो आंसू होते हैं, आंसू होते हैं, यह कहाँ से निकलते हैं, तो आँख पे एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, अश्रु ग्रंथियाँ कहते हैं, जिसे अश्रु ग्रंथियों के द्वारा आंसू का स्रावण होता है। इसे लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इसी के बाद से यह लार जब स्रावित हो जाता है तो उसके बाद से दूसरी जो सहायक संरचना होती है मुख गुहा में, वह होती है सहायक संरचना होती है, वह जिह्वा होती है। ध्यान दीजिएगा, जिह्वा। और एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसी से संबंधित रोग पढ़ते हुए चलिए, एक रोग हो जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि मम्प्स का नाम आपने सुना होगा, मम्प्स। मम्प्स यह जो रोग होता है यह एक प्रकार का वायरस होता है, वायरस के द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मम्प्स में प्रभावित होने वाला अंग, तो सिंपल सा आंसर आपका होगा लार ग्रंथियां होती हैं मम्प्स में प्रभावित होने वाला। इसकी हिंदी होती है गलसुआ, इसकी हिंदी होती है गलसुआ होती है, गलसुआ रोग जिसे आप कहते हैं। तो इस रोग में प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है, लार ग्रंथियां। लेकिन जब आपसे यह पूछ लिया जाए कि लार ग्रंथियों में कौन सी लार ग्रंथियां होती हैं, तो वह क्या होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब इसी के बाद से मुख गुहा में तीसरी जो संरचना होती है वह क्या होती है, जिह्वा होती है। मनुष्य में मुख गुहा में जो तीसरी संरचना होती है वह जिह्वा होती है। तीसरी जो संरचना होती है जिह्वा, जिह्वा, जिह्वा टंग, टंग होती है। तो इस जिह्वा के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिसको ना पता हो अपनी जिह्वा से एक्सप्लेन कर सकता है। तो मनुष्य की जो जिह्वा होती है मोटी मांसल व त्रिकोणीय संरचना होती है, जो अग्र सिरे पर स्वतंत्र और पश्च सिरे पर जुड़ी होती है। और इसी जिह्वा में जैसे जो अग्र सिरे पर तिकोना संरचना होता है, यह मनुष्य की जिह्वा ऐसी संरचना होती है जो अग्र सिरे पर यह स्वतंत्र होती है। यह अग्र सिरा होता है, अग्र भाग होता है, इसको एंटीरियर पार्ट्स कहते हैं, एंटीरियर पार्ट कहते हैं। और यह जो होता है भाग होता है, पश्च भाग होता है, पश्च भाग होता है।
और इसी को पोस्टेरियर पार्ट्स कहते हैं। और इसी जिह्वा में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं, रुधिर नलिकाएं होती हैं जो रुधिर को आती हैं और रुधिर वापस चली जाती है, एक तरफ से आती है दूसरे शरीर को वापस चली जाती हैं। और इसी जिह्वा में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, या इसे स्वाद कलिकाएं कहते हैं, स्वाद कलिकाएं इसे टेस्ट बड्स के नाम से जानते हैं। इस स्वाद कलिकाओं को टेस्ट बड्स के नाम से जानते हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। यह जो स्वाद कलिकाएं होती है इसको इंग्लिश में टेस्ट बड्स कहते हैं। यह भोजन के स्वाद को ग्रहण करने के साथ साथ यह ताप के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती हैं, यानी यह इतनी सेंसिटिव होती हैं कि वह उतना ही टेम्परेचर को ग्रहण कर सकती हैं, जिसके कारण इसके अंदर के पार्टों को कोई नुकसान न हो। लेकिन यदि बहुत अधिक गर्म भोज्य पदार्थ यदि मनुष्य खा लेता है तो यह जीवा क्या करती है, इसको बाहर निकाल देती है। लेकिन इस प्रक्रिया में जब आवश्यकता से अधिक गर्म भोज्य पदार्थ होता है तो वह जीवा की स्वाद कलिकाएं क्या होती है, जीभ नहीं जलती है, यही स्वाद कलिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ दिनों तक आपको भोजन का स्वाद नहीं मिल पाता है और इसके बाद से या इसका रिप्लेसमेंट होने लगता है। तो इस जिह्वा के मुख्य कार्य होते हैं भोजन के स्वाद को ग्रहण करना होता है। तो यह जो जिह्वा होती है, मनुष्य की जो जिह्वा होती है, 4 प्रकार के भोजन के स्वाद को ग्रहण करने के लिए नेचर ने ऑथराइज इसको किया है। ध्यान दीजिएगा, यह अग्रभाग होता है, यह अग्रभाग, इसको इंग्लिश में एंटीरियर पार्ट्स कहते हैं, एंटीरियर पार्ट कहते हैं। और यह जो होता है पश्य भाग होता है, यह जो होता है पश्य भाग, इसको इंग्लिश में पोस्टेरियर पार्ट के नाम से जानते हैं। और यह जो किनारे जो होता है, किनारे को दोनों एक ही नाम से जानते हैं, इसको जो रेड दिखाई दे रहा है इसे पश्य भाग के नाम से इसको जानते हैं, इसे पश्य भाग। तीसरा जो होता है पश्य भाग, इसको पोस्टेरियर पार्ट्स कहते हैं, पोस्टेरियर पार्ट। और जो सफ़ेद बीच में देख रहे हैं यह मध्य भाग होता है, बीच वाला जो भाग होता है मध्य भाग होता है, और इसे मिडिल पार्ट कहते हैं। यह भोजन मध्य भाग, अग्रभाग यह स्वाद को ग्रहण करने का बहुत सारे कार्य करती है। अग्रभाग मीठे भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है, मीठे भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। मध्य भाग नमकीन भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। पार्श्व किनारे का भाग खट्टे भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। और यह पश्च भाग कड़वे भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है। इस प्रकार से यह जिह्वा क्या होती है, यह भोजन अलग अलग स्वाद ग्रहण करती है। अब इसके बाद से आता है कि जिह्वा के कार्य क्या होते हैं। तो एज ए जिह्वा के कार्य बहुत सारे होते हैं, लेकिन एज ए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जिह्वा का मुख्य कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला कार्य होता है कि यह भोजन के स्वाद को ग्रहण करने का कार्य करती है, पहला कार्य होता है। दूसरा, लार को भोजन में मिलाने का कार्य करती है। तीसरा जो होता है, यह मुख गुहा में या दांत में फंसे हुए भोजन के कणों को निकालने का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो होता है मुख गुहा की सफाई करने का कार्य करती है, भोजन को निकलने में सहायता करने का कार्य करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य होते हैं वह बोलने में सहायता करने का कार्य करती है। जो टंग जो उच्चारण जो है प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसी जिह्वा के द्वारा करते हैं। यदि जिह्वा को दबा दे अपने हाथ की उंगलियों से तो कोई भी आवाज़ नहीं निकल पाएगी। यह जिह्वा के कार्य होते हैं। इस प्रकार से मुख गुहा में पाचन क्या होगा, समाप्त हो गया और भोजन सीधे कहाँ पर बढ़ेगा, ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए सीधे आमाशय में बढ़ेगा। तो इसके बाद से ध्यान दीजिएगा कि बी पार्ट जो होता है, इसको ग्रसनी व ग्रास नली में पाचन, ग्रसनी व ग्रास नली में पाचन, ग्रसनी फायरिक्स व ग्रास नली में पाचन, ग्रास नली ओसोफेगस
ओसोफेगस में पाचन। तो ध्यान दीजिएगा कि दोनों को एक साथ क्यों लिख रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि मुख गुहा से भोजन सीधे, यहाँ से सीधे भोजन जाएगा तो सीधे ग्रसनी, इस भाग को ग्रसनी कहते हैं और इस भाग को ग्रासनली कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ग्रसनी यहाँ से भोजन मुख गुहा से ग्रसनी में आया, ग्रसनी से सीधे ग्रासनली में गया और इसके बाद से भोजन सीधे कहाँ पे चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ग्रसनी जो होती है एक नली के आकार की संरचना होती है और यह भी ग्रास नली भी एक नली के आकार की संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को आमाशय में पहुंचाना होता है। इसमें कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी ग्रसनी में ग्रास नली में कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसनी व ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब इस प्रकार से भोजन कहाँ पे चला गया, आमाशय में चला गया और इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि सी जो संरचना होती है आमाशय में पाचन, सी जो होती है आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक। तो आमाशय यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आमाशय इसको निकाल के आगे बना रहे हैं। आमाशय जो होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है, आमाशय जो होता है एक थैली के आकार की संरचना होती है और यहाँ से क्या होती है, छोटी आंत प्रारंभ होती है। नीचे जो ब्लू आप देख रहे हैं यहाँ से छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है, लेकिन बहरहाल अभी यहीं तक आप पढ़ेंगे तो इतने भाग को क्या कहते हैं, आमाशय कहते हैं। और आमाशय जो होता है एक मोटी मांसल संरचना होती है, एक थैली के आकार की संरचना होती है। इसकी दीवारों में बहुत सारी ग्रंथियां, हार्मोन्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसकी दीवारें बहुत ही मोटी होती हैं और इसी दीवारों से क्या होती है, एक रस स्रावित होता है। तो पहले ध्यान दीजिए कि भोजन ग्रहण करने के बाद 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है, 3 से 4 घंटे तक आमाशय में रहता है। इसके बाद से क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं, क्रमानुकुंचन गतियां होती है। क्रमानुकुंचन का अभिप्राय होता है कि ऐसे भोजन एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से वापस चला आता है, एक तरफ से जाता है और दूसरी तरफ से वापस चला आता है, एक तरफ से जाता है और वापस चला आता है। लाइक दिस, यदि इसको दबाते रहें तो भोजन जो इसका उधर जाएगा और ऐसे क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार से इसी गति को क्रमानुकुंचन गतियां कहते हैं। इस प्रकार से भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है और इसमें क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं, जिसके कारण सभी पाचक रस आसानी से मिल जाते हैं। और इसी आमाशय के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इस भाग को कार्डिक भाग कहते हैं। इसी आमाशय के 3 भाग होते हैं। एक जो होता है कार्डिक भाग होता है, कार्डिक भाग, इसे कार्डिक पार्ट्स कहते हैं। और दूसरा जो होता है फंडिक भाग होता है, दूसरा जो होता है फंडिक भाग, फंडिक भाग होता है, इसको इंग्लिश में भी फंडिक भाग कहते हैं। और तीसरा जो होता है पायरोलिक भाग होता है, पायरोलिक भाग होता है। और यह 3 भाग होते हैं, जितना इसके पास शेष देख रहे हैं वो पायरोलिक भाग होता है। और इसी आमाशय की दीवारों से एक रस निकलता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक रस निकलता है जिसका नाम होता है जठर रस। इसी आमाशय की दीवारों से एक रस निकलता है जिसका नाम होता है जठर रस, जठर रस। इसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इस जठर रस का पीएच मान ध्यान दीजिएगा, इसका पीएच मान जो होता है 0.9 से 1.5 अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और इसी जठर रस में बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, जैसे प्रोरेनिन एंजाइम्स, पेप्सिनोजन एंजाइम्स और गैस्ट्रिक लाइपेज व एमाइलेज एंजाइम होते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा कि यह सबसे इम्पोर्टेंट, यह सबसे जठर रस कहाँ से निकलता है, इसी आमाशय की दीवारों से निकलता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमाइलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इस एंजाइमों की एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स होती है कि ये सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह सभी एंजाइम निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। इन सभी निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य, ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट होता है, इसी फंडिक भाग में एक सेल्स पाई जाती है, ऑक्जेंटिक सेल, OX ऑक्जेंटिक सेल्स पाई जाती है और यही जो सेल्स होती है HCl का श्रावण करती है, HCl का श्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं और यही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, इन सभी एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करते हैं। और इस HCl के जो कार्य होते हैं, इस HCl के जो कार्य होते हैं, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस कार्य होता है कि यह भोजन को आमाशय में, भोजन के साथ आमाशय में आए हुए जीवाणुओं के अपशिष्ट को नष्ट करने का कार्य करता है, भोजन को आमाशय में सड़ने से बचाता है और भोजन के साथ आए हुए कठोर पदार्थों यानी कैल्शियम पदार्थों जैसे फलों के बीज, छिलके आदि को गलाने का कार्य करता है, प्रोटीन के जटिल अणुओं के बलन को तोड़ने का कार्य करता है जिसके कारण जठर रस आसानी से क्रिया कर सके और इस प्रकार से आमाशय में भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। और इसके बाद से भोजन कहाँ पे चला जाता है, आंत में चला जाता है। और यहाँ से आगे का प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थैंक यू।